हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। आज हम बात करेंगे साउथ एशिया की। जानेंगे कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में साउथ एशिया का जो इमरजेंस है, जो उद्भव है, या पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में या फिर ग्लोबली किस तरीके से ये जो है वह लाइमलाइट में आता है। साउथ एशिया क्या है, कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, इनके बीच पे कॉपरेशन में लेकर कौन कौन से अभी तक ट्रीटीज की गई हैं, क्या और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं। सार्क की बात करेंगे, साफ्टा की बात करेंगे, कई हम इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि आखिर साउथ एशिया में इंडिया जो है वह किस तरीके से एक बिग ब्रदर के रोल में रहता है और इससे जो बाकी के नेबर्स हैं उनको एक फियर, एक थ्रेट रहता है। तो पूरे हम इसी पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि और शुरुआत की बात करें कि कैसे ये जो इमरजेंस है वह हुआ ग्लोबली, जब इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन गए और उसके बाद विश्व स्तर पर जो एशिया है उसकी तरफ सबकी निगाहें चली गई कि साउथ एशिया भी एक कैसा है, एक उभरता हुआ। अगर हम देखें तो ये सारे जो देश है, इन सभी ये सभी है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपनी इकोनॉमी को लेकर हो या फिर बाकी ट्रेड को लेकर हो, एक अच्छा जो सहयोग है वह किया। आपस में इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनका कॉपरेशन है, वह किस हद तक हम देखेंगे कि एक जो यूनिपोलर या फिर जो अमेरिका जो है ज्यादा पावरफुल हो रहा है, कैसे ये सब चीजों को बैलेंस करेगा, इन सभी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। देखो, हमने एंड ऑफ बायोपोलैरिटी की जब बच्चों बात की थी तब हमने जाना था कि किस तरीके से यूएस और यूएसएसआर जो है अब 1991 में जब इसका विघटन हो गया था, है ना, जो दो गुट थे जिसमें कि एक तरफ यूएस था, दूसरी तरफ यूएसएसआर था। यूएस जो है वह कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी था, यूएसएसआर की बात करेंगे तो ये सोशलिस्ट था, कम्युनिस्ट था, है ना। तो अब देखो, जब हमने देखा कि ये यूएसएसआर का 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद टू बेसिकली पॉसिबिलिटीज थी कि क्या अमेरिका का वर्चस्व हो जाएगा पूरे विश्व में, जो कि हुआ भी कुछ हद तक। लेकिन फिर हमने देखा कुछ और भी जो सेंटर कंटेम्प्रेरी सेंटर पावर थे, जैसे कि हम यूरोपीय यूनियन की बात करें, हम चाइना की इकोनॉमी की बात करें, जापान या कोरिया की बात करें, तो है ना, तो ये सारे, या फिर हम आसियान संगठन की बात करें, तो ये सब क्या हुआ कि ये कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिनका इमरजेंस, जिनका उद्भव होता है, और इन्होंने भी एक काफी हद तक जो भूमिका है वह निभाई और अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के रूप में ये अस्तित्व में आए। हमने इसमें इंडिया की एक्ट ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी की जो बात है वह भी हमने की थी। ठीक है, इसके बाद देखो आज हम बात करने वाले हैं साउथ एशिया की। ठीक है, फिर हम देखेंगे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, फिर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। तो मेन आपको अगर हम देखें तो बायोपॉलिटी सेंटर ऑफ पावर साउथ एशिया। ठीक है, इसके बाद तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कि वर्ल्ड बैंक या फिर यूएन, ये सब कब अस्तित्व में आए, फिर सिक्योरिटी का इशू कैसे आएगा, इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ट्रीटीज की बात हो जाएंगी, एनवायरनमेंट की बात, और लास्ट जो है आपका ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, 7 चैप्टर्स हैं टोटल। तो चलो आज हम साउथ एशिया पे चलते हैं। लास्ट देखो, हमने कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर की बात की थी, लास्ट आपका रिवीजन वाली बात है। ठीक है, ये आपका क्या है, मैं आपको ये रिवीजन बता रही हूं ताकि आप चीजों को आज से जोड़ पाए। तो रिवीजन में हमने देखा था कि यूरोपीय यूनियन बना, है ना, आसियान ग्रुप था, चाइनीज इकोनॉमी, इंडिया चाइना रिलेशन की बात की। वहीं मैंने आपको कुछ टॉपिक्स भी दिखाए थे, कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे। और देखो, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया की। ठीक है, साउथ एशिया की बात करेंगे, सार्क ग्रुप की बात करेंगे। तो आप देखो, बेसिकली लास्ट में मैंने आपको दिखाया था कि क्वेश्चंस जो है वह कुछ इस तरीके से आते हैं कि आपको पूछ लिया कि बेसिकली जैसे कि 2015 का क्वेश्चन था कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन या ईस्ट एशियन समिट, और यहाँ पे पूछ लिया कि आखिर इंडिया जो है वह किससे जुड़ा हुआ है, इंडिया किसका मेंबर है, किसका नहीं है। इसके अलावा देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि यहाँ पे ये पूछ लिया कि फ्री ट्रेड पार्टनर्स की बात करेंगे अगर आसियान कंट्रीज में तो कौन कौन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आप देखो कि इसमें पूछ लिया आपसे एक और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन बना उसके बारे में पूछ लिया कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप है वो किसके साथ अस्तित्व में आती है, तो आसियान ग्रुप के साथ आती है। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि मैकोंग गंगा परियोजना से लेकर प्रश्न आ गया था। इसके अलावा एक जो प्रश्न है जो कि आज आप समझेंगे, क्योंकि जब हम आज साउथ एशिया की बात करेंगे, ठीक है, तो आप साउथ एशिया में देखेंगे कि बेसिकली आपको दिखाती हूँ व्हाट इज साउथ एशिया पहले। ठीक है, साउथ एशिया में आखिर आएगा क्या, ये जो आप साउथ एशिया में ये जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज देख रहे हैं, ये बेसिकली साउथ एशिया का हिस्सा होंगे।
अगर हम वर्ल्ड लेवल पर पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 21% पॉपुलेशन है। एरिया की बात करें लगभग 3% के आसपास का जो एरिया है वह साउथ एशिया में इंक्लूडेड है। ठीक है, देखो तो बेसिकली अगर हम कहें तो साउथ एशिया में अगर कंट्रीज को हम काउंट करें तो इसमें आएंगे जैसे कि बांग्लादेश है, भूटान है, ठीक है, इंडिया है, मालदीव की बात करेंगे, नेपाल की बात करें, पाकिस्तान की बात करें और श्रीलंका की बात करें। तो इंडिया और उसके जो ये नेबरिंग कंट्रीज है ना, इनको हम साउथ एशिया कहते हैं। चाइना साउथ एशिया में इंक्लूडेड नहीं होता है, हालांकि जब हम चाइना की बात करेंगे, म्यांमार की बात करेंगे, ठीक है, चाइना की बात करेंगे या म्यांमार की बात करेंगे तो ये बेसिकली एक हम देखेंगे डायलॉग पार्टनर या फिर इस तरीके से आगे जो है वह इसके एक विस्तार के रूप में आता है। समटाइम्स साउथ एशिया में अफगानिस्तान को भी काउंट कर लिया जाता है, बट अगर हम प्रॉपरली कहें कि साउथ एशिया में कितने कंट्रीज आएंगे तो उसमें चाइना, म्यांमार, अफगानिस्तान है ना, इन देशों को काउंट बेसिकली प्रॉपर मेंबर के रूप में नहीं किया जाता। एज अ ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र का जो दर्जा है वह इन सभी को दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो कि साउथ एशिया की बात करेंगे कि आखिर ये क्या है कि बाकी जगह से इसको अलग करता है, स्पेशल इसमें क्या है। तो अगर हम नॉर्थ में हिमालय की बात करें तो देखो हिमालय जो है वह इन सब कंट्रीज को बाकी जगह से अलग कर दे रहा है। इसके अलावा अगर हम इसके साउथ में देखें, दक्षिण में देखें तो यहां पर देखो ये भी पूरा कैसे है कि समुद्र से घिरा हुआ है कि यहां पर जो है ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, ये आपका वेस्ट की बात करें अभी अरेबियन सी है, यहां पे आपका इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है। तो बेसिकली ये इसका एक ज्योग्राफिकल अगर हम आइसोलेशन की बात करें कि बाकी जगह से कैसे अलग होता है तो ये ऐसे अलग होगा कि नॉर्थ में हिमालय से अलग हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, एक इसको ज्योग्राफिकल स्पेशली जो आइडेंटिटी है वो दे देता है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा देखो एक बात और समझो कि साउथ एशिया का बेसिकली अगर हम इस रीजन की बात करें, इस पूरे क्षेत्र की बात करें, क्या आप इस बात को श्योरिटी से कह सकते हैं कि ये एकदम यूनिक टाइप का है या फिर हम ये कह दें कि इसमें एक वननेस है, डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा अंतर है। चाहे हम कम्युनिटी की बात करें, चाहे हम लिंग्विस्टिक की बात करें, चाहे हम ट्रेडिशंस की बात करें, इन सभी में काफी जो डिफरेंसेस हैं वह बेसिकली देखे जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर हम देखेंगे कि अफगानिस्तान और म्यांमार तो बेसिकली इसका एक हम कह सकते हैं इंक्लूड कर दिया जाता है इसके डिस्कशन में। वहीं हमने चाइना की बात करी कि चाइना देखो भले इसका सदस्य नहीं बट चाइना का बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाता है, क्योंकि चाइना क्या करता है कि इन सभी देशों के साथ कुछ कुछ संधि समझौते कर लेता है, भारत को घेरने की नीति बनाएगा, परेशान करने के लिए नीतियां बनाएगा। तो यहां पर क्या है कि साउथ एशिया में जो है डायरेक्टली चाइना जो है शामिल ना होते हुए भी चाइना का जो रोल है वो बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आप समझ गए कि जब हम साउथ एशिया की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन से कंट्रीज आएंगे। ठीक है, साउथ एशिया की जब हम बात करेंगे तो उसमें आएगा इंडिया। याद रखना इंडिया को यहां पर एक बिग ब्रदर के रूप में देखा जाता है, ठीक है, बड़े भाई की भूमिका के रूप में। और जब हम क्रिटिसाइज करेंगे तब भी यही कह देगा कि जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश कहेगा कि नहीं ये तो जो है चाहे नेचुरल गैस की बात हो, रिसोर्सेज की बात हो, सब में एक बड़े भाई का रोल या फिर एक अपना दबदबा जो है वो बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि समटाइम्स क्या होता है कि जो छोटे कंट्रीज होंगे वो क्या करेंगे, एक ऐसा देखेंगे कि नहीं भारत का जो दबदबा है वो बना हुआ है, अगर पूरे विश्व में बना हुआ है तो छोटे देशों पर तो दबदबा क्या ही है ना। तो यहां पर क्या है कि इंडिया एज अ बिग ब्रदर जो रोल है वह प्ले करता है। इसलिए देखो जब क्वेश्चन आएगा ना तो प्रश्न कुछ इस तरीके से आएगा कि क्या इंडिया बिग ब्रदर के रोल में है। क्या आप देखो जैसे कि इंडिया मालदीव की मदद कर रहा है या फिर इंडिया बांग्लादेश की हेल्प करता है या फिर अभी काठमांडू में भूकंप आया तो वहां पे कुछ हेल्प भेज रहा है, तो ये सारी चीजें वह कर तो रहा है ना। तो अब देखो इसके अलावा हम पाकिस्तान की बात करेंगे। ठीक है, अफगानिस्तान इसके विस्तार के रूप में आएगा लेकिन अभी इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें एंड इसके अलावा श्रीलंका एंड इसके अलावा यहां पर मालदीव्स। ठीक है, तो ये कंट्रीज है जो कि सार्क कंट्रीज हैं। और साथ ही याद रखो कि अगर हम देखें तो टोटल इसका जो एरिया है वर्ल्ड एरिया में कितना परसेंट है, 3%। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, अगर हम इसमें पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 21%। ठीक है, लगभग 21% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन में इसकी पॉपुलेशन का जो हिस्सा है वह कैसा है, 21%। ठीक है, देखो साथ ही अगर हम देखेंगे तो
तो ग्लोबल इकोनॉमी में भी इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। और ये जो क्षेत्र है वह पूरे विश्व के सामने तब ज्यादा चमकता है जब भारत और पाकिस्तान जो है वह खुद को न्यूक्लियर पावर देश के रूप में शामिल कर लेते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। तो बेसिकली हमने देखा कि ये जो पूरा एरिया है इसको हम साउथ एशिया कहेंगे। अब बस इसी के बारे में हमें पढ़ना है। हम पहले सबसे पहली बात हम करेंगे कि अगर हम इन सब जगह के पॉलिटिकल बेसिकली देखें कि क्या यहाँ की पॉलिटिकल पोजीशंस है या फिर यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वह कैसा है, क्या सब जगह सेम पॉलिटिकल सिस्टम है या फिर कुछ कुछ चीजें इसमें अलग हैं, हम उन सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे कि इंडिया में अगर डेमोक्रेटिक है, पाकिस्तान में हमेशा एक डिलेमा रहा है, कभी मिलिट्री रूल कभी इलेक्टेड गवर्नमेंट, कभी मिलिट्री रूल कभी इलेक्टेड गवर्नमेंट, कभी भी जो सेना का जनरल है वह आता है पाकिस्तान को खड़ा कर देता है कि नहीं भाई अब आप जाइए, आपका समय खत्म हो गया। तो यहां पर हम देखेंगे कि हर जगह का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अब नेपाल भूटान की बात करेंगे तो यहां पर मोनार्की रही, समटाइम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी रही। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन सेंस की राजा तो है बट कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो शक्तियां हैं वह राजा कर रहा है। कभी कभी क्या हो रहा है कि यहां पर राजा डिक्टेटरशिप दिखाने लगता है, वह अपनी जो आर्मी है उससे कंट्रोल करने लगता है, डेमोक्रेसी को आने नहीं देता है। तो वहां पे जो प्रो डेमोक्रेसी जो हमने देखा कि प्रोटेस्ट है वह स्टार्ट हो गए। तो ये सारी चीजें होंगी। बांग्लादेश की बात करेंगे कि पहले पाकिस्तान, अब देखो अभी मैं आपको पूरा होलसोल समझा रही हूं कि हम बात करेंगे कि देखो जो बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान का ही पार्ट था, ठीक है। इसको कहा जाता था ईस्ट पाकिस्तान, इसको कहा जाता था वेस्ट पाकिस्तान। तो 47 से लेकर 71 तक तो ये ईस्ट पाकिस्तान था। लेकिन कैसे यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो भाषा है, जब उन सभी को सप्रेस्ड किया गया, यहाँ पे डेमोक्रेसी को सप्रेस किया गया, यहाँ के कल्चर को सप्रेस किया गया, तब जाके क्या हुआ कि यहाँ पर बेसिकली पाकिस्तान से फ्री होने की जो एक डिमांड है वह शुरू हो गई। भारत ने सहयोग दिया, ठीक है। भारत ने बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस जो यहां पर मूवमेंट था उसको सहयोग दिया 1971, ठीक है 1971। और यहां पर बांग्लादेश जो है वह एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में आया। आगे श्रीलंका की हम बात करेंगे कि देखो श्रीलंका में जो है वह किस तरीके का सिस्टम रहा, और श्रीलंका का स्टार्टिंग से डेमोक्रेसी रहा। अगर इसने इलेक्टेड फॉर्म को अपनाया तो अगर उसने पॉलिटिकल सिस्टम भी किसको अपनाया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म को अपना लिया। बांग्लादेश की बात करेंगे तो यहां पर आपको प्रधानमंत्री ज्यादा दिखेंगे या राष्ट्रपति ज्यादा दिखेंगे। तो यहां पर क्या है कि किसी किसी ने पॉलिटिकल सिस्टम में, हमने तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया, ठीक है। पाकिस्तान का समझ में नहीं आता है कि शुरुआत में तो डेमोक्रेसी को अपनाया लेकिन बाद में कैसे कैसे मिलिट्री रूल। एंड मिलिट्री रूल क्यों, मिलिट्री रूल को जस्टिफाई किस आधार पर किया गया था उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। नेपाल भूटान की बात करेंगे, वहीं बांग्लादेश को भी हम देखेंगे कि आखिर इसने किस तरीके के, क्या यहाँ पे संसदीय व्यवस्था भी थी लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम की जगह यहाँ पर इन्होंने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपना लिया, ठीक है। श्रीलंका, आप देखो मालदीव की भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से सारी जो चर्चा है वह हम इसमें करेंगे। क्लियर, क्लियर है। चलिए, तो बेसिकली साउथ एशिया का आपको एक, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज साउथ एशिया, कि जब हम बात करेंगे दक्षिण एशिया की, तो दक्षिण एशिया क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे मैप में, है ना, कि दक्षिण एशिया ये है और इसमें ये कंट्रीज आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम सेकंड बात करेंगे कि मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की चर्चा करेंगे कि आखिर जो पाकिस्तान है इसमें किस तरीके से चीजें रही, ठीक है। डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश, बांग्लादेश की बात करेंगे। मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल, नेपाल की चर्चा करेंगे। भूटान की चर्चा करेंगे और एथनिक कन्फ्लिक्ट में बात कर लेंगे हम श्रीलंका की। और लास्ट हमें देखता है इंडिया पाक कन्फ्लिक्ट एंड प्लस इंडिया के जो उसके नेबर्स कंट्री हैं, अगर हम नेबर्स कंट्री की बात करें तो इनके साथ क्या क्या रिलेशन रहा, ठीक है। अब चलो जल्दी से एक यूपीएससी का क्वेश्चन दिखाती हूं। चाइना इज यूजिंग इट्स इकोनॉमिक रिलेशंस एंड पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस एज टूल टू डेवलप पोटेंशियल मिलिट्री पावर स्टेटस इन एशिया एंड इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ इंडिया एंड हर नेबर एंड एज हर नेबर। तो यहां पर देखो बेसिकली कि यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछा, तो इसमें क्या प्रश्न आया, केवल किसी एक चीज को लेकर प्रश्न नहीं आया कि नहीं यहाँ पे केवल चाइना का पूछ लिया, केवल बांग्लादेश का पूछ लिया, नेपाल का पूछ लिया। तो जब हम आईआर पढ़ेंगे, व्हाट इज आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब क्या है, आप दो देशों के बीच में जो संबंध है आप उनको पढ़ रहे हैं, चाहे वह पॉलिटिकली हो, चाहे वह इकोनॉमिकली हो, चाहे किसी भी तरीके, चाहे वह डिप्लोमेटिक हो, हम इन सभी रिलेशंस को पढ़ रहे हैं। सो डेफिनेटली देखो, जब भी आईआर को पढ़ो, अगर किसी भी चीज, किसी भी पॉइंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ट्रीटी को पढ़ो, ये हमेशा देखो कि इंडिया का इस पे क्या इंपैक्ट है। साउथ एशिया की बात करेंगे तो इंडिया का क्या इंपैक्ट है,
इसके नेबर्स की अगर हम बात करेंगे कि भारत और इसके जो नेबरिंग कंट्रीज उनके साथ क्या सहयोग है, आप बात कीजिए कि ये सब सार्क इसमें साउथ एशिया में आ रहे हैं, इन्होंने सार्क ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाया हुआ है, ठीक है, वो सारी चीजें हम उसकी चर्चा करेंगे। तो बेसिकली क्या इंपैक्ट पड़ेगा, चाइना की यहाँ पर बात पूछी गई है कि चाइना किस तरीके से अपने इकोनॉमिक रिलेशंस का यूज कर रहा है और बाकी देशों के साथ कैसे वह पहले उनको सस्ते ऋण दे देगा, है ना, सस्ते कर्ज दे देगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा, उन वहां पे पता चला कि वहां के जो पोर्ट है वहां पे अपनी मिलिट्री भेज दी, एक तरह से वो कंट्रोल हो गया, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर रहा है, इनडायरेक्ट तरीके से, और वहां से इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, फिर इंडिया को घेरने की नीतियां बना रहा है। तो भारत का बहुत जरूरी है कि अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखो, अगर शांति से आगे बढ़ना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी जो बाउंड्रीज है ना वो सेफ रहे, आपकी जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है वह सेफ रहे। बहुत ज्यादा देखो, अगर युद्ध में उलझ जाते हैं ना जब हम, तब हम पीसफुली तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर पाते। जैसे कि आप हिस्ट्री में पढ़ते हो कि जो बाद के मुगल शासक थे उन्होंने ज्यादा इस तरह की एक्टिविटी की, उन्होंने कल्चर को ज्यादा टाइम दे पाया, उन्होंने ताजमहल अगर बनाया तो ताजमहल बाबर नहीं बना सकता था क्योंकि वो युद्ध में उलझा हुआ था। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शुरुआत में वो केवल संपत्ति इकट्ठा कर रहा है, शुरुआत में केवल युद्ध कर रहा है, अपना खजाना भर रहा है। बाद के आने वाले जो शासक थे, वही मुगल साम्राज्य फैल गया, एक छत्र एक तरह से साम्राज्य हो गया, बड़ा साम्राज्य हो गया। अब बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, और ऐसे में बस बढ़िया हम ताजमहल बना देते हैं। तो यहां पर क्या है कि बाद के आने वाले समय में जब शांति थी तभी तो विकास हो पाया, शांति थी तभी तो आपने सांस्कृतिक या कोई वास्तुकला कुछ आप इंफ्रा जो है वह क्रिएट कर पाए, कुछ बना पाए। तो यहां पर क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि पीसफुली तरीके से हम डेवलपमेंट कर सके, जैसे कि चाइना यहां पे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, चाइना देखो आगे नहीं बढ़ने देगा। चाइना का क्या रहता है, पता है कि वर्ल्ड लेवल पर अगर चाइना को कोई काउंटर कर सकता है, चाइना इकोनॉमी को कोई काउंटर कर सकता है, या उसका अगर कोई प्रतिद्वंदी है वह इंडिया है, तो वो क्या करेगा, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर देगा। पाकिस्तान में जो आप देखेंगे कि यहाँ पे हथियार दे देगा या फिर यहाँ पे इनडायरेक्टली किसी तरीके से सपोर्ट कर देगा, तो पाकिस्तान यहाँ पे उग्र हो जाएगा, आतताई हो जाएगा, भारत की बाउंड्री पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हम युद्ध में ही उलझ जाएंगे, तो कैसे डेवलपमेंट होगा, है ना। तो चाहे हम 1962, हमने पहले देखा कि 1962 में जब हम इंडिया की पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, 62 का चाहे हम इंडिया चाइना वॉर देख ले, या फिर हम उसके बाद 75 में पाकिस्तान करता है, फिर 71 में इंडिया बांग्लादेश, है ना, वो वाली बात हो गई, मतलब पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश इंडिपेंडेंस हो गया। तो यहां पर क्या है कि बहुत जरूरी होता है कि अगर हमने इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वह हमारे पीसफुल हैं, स्पेशली जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, अगर हमें उससे सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर कॉपरेशन है इनके बीच में तो हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। अगर इनके बीच में एक पीसफुली कॉपरेशन है, कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जैसे कि इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा जाता है जो 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। इसमें क्या किया गया था कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच की जो इस तरह की बॉर्डर्स थी ना, उनको सीधा किया गया था, और इसके पीछे कारण ये था, रीजन ये था इसको करने का, कि यहाँ के जो लोग थे ना, यहाँ के जो सिटीजन्स थे, वो बड़े कंफ्यूज थे कि वो बांग्लादेशी है कि इंडियन है, और इससे चलते ना राशन कार्ड, तो ना पासपोर्ट, ना वीजा, कुछ नहीं बन पा रहा था, कोई सुविधा नहीं मिल पा रही थी। तो पीसफुली एक तरह से बाउंड्री डिस्प्यूट्स की बात करें तो ये सुलझाया गया ना इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो अगर शांति से मान गए तो बहुत अच्छी बात है। वही हम कश्मीर की बात करेंगे कि भाई जैसे 1947 में देश स्वतंत्र होता है और उसके बाद से ही चाइना और इंडिया के बीच में कश्मीर का मुद्दा होता है, सियाचिन ग्लेशियर का मुद्दा होता है, सर क्रीक पॉइंट होता है, पुलवामा हमला होता है, तो क्या फिर इस तरीके से पीसफुली तरीके से अगर पाकिस्तान है इस संगठन में, सार्क की हम आगे बात करेंगे, है ना। अभी मैं आपको सारी सब्जी बता रही हूं, आगे हम सार्क की बात करेंगे कि सार्क संगठन जो है वह क्या है, और उसका अगर बेसिकली हम देखेंगे कि सबसे बड़ा चैलेंज है कि वह बहुत सक्सेसफुल नहीं है। उसके पीछे रीजन है कि पाकिस्तान जो है वह सामने बैठा हुआ है और उससे बातचीत करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम इन्हीं सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन वगैरह ये सब समझ चुके हैं कि व्हाट इज साउथ एशिया, क्या क्या इसमें आएगा, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कैसे है, एक्सटेंट की बात करें, नेचुरल बाउंड्रीज हो गया, है ना, चाइना जो है इसका पार्ट नहीं है, ये सारी बातें हमारी हो गई। अब हम बात करेंगे डाइवर्स पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया। सो डू नॉट हैव सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, डेफिनेटली डू नॉट हैव same kind of political system, डेफिनेटली ये बात तो बिल्कुल सही है। जैसे कि देखो कैसे
एक जैसी राजनीतिक प्रणाली यहां पर नहीं है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, श्रीलंका की बात करें, है ना, तो देखो श्रीलंका और इंडिया ने, इंडिया एंड श्रीलंका, इन दोनों ने तो जो शुरुआत में जैसे ही ये दोनों देश आजाद होते हैं तो इन्होंने किसको अपना लिया? डेमोक्रेसी को अपना लिया, ठीक है, लोकतंत्र को अपना लिया, डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपना लिया, डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपना लिया, ठीक है। अब वही अगर हम बात करें बाकी कंट्रीज की, तो इसमें देखो जैसे कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो यहां पे सिविलियन और मिलिट्री रूल्स दोनों रहा, ठीक है। अब यहां पर देखो पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश इन दोनों में हम देखेंगे कि दोनों रूल रहा, सिविलियन एंड मिलिट्री रूल, एंड मिलिट्री रूल्स, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ये दोनों रह रहा है कि कभी भी जो जनरल है हम देखेंगे वह आएगा और जो निर्वाचित जो प्रधानमंत्री था उसको खड़ा कर दिया कि भाई खड़े हो जाओ, अब हम हैं। तो आफ्टर कोल्ड वॉर हम देखेंगे कि बेसिकली वैसे तो पाकिस्तान में शुरुआत में क्या किया गया था कि बेसिकली सक्सेसिव तरीके से डेमोक्रेसी जो है वह आई हुई थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टार्टिंग में अपनाया, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि दो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती हैं, एक बेनजीर भुट्टो, दूसरी नवाज शरीफ के नेतृत्व में, एंड उसके बाद 1999 में 1999 है ना, 1999 की बात हो रही है, उसमें मिलिट्री कूप हो जाता है। जैसे कि हाल ही में आप देखेंगे नाइगर कंट्री वो मिलिट्री कूप को लेके काफी चर्चा में था। 2008 में सिविलियन गवर्नमेंट फिर आती है, अभी चल रहा है, बट वही 19-20 मामला हमेशा बना रहता है, हमेशा खतरा है इसकी डेमोक्रेसी को कि कब जनरल आएगा और कान पकड़ के प्रधानमंत्री को खड़ा कर देगा। तो यहां पर ये क्या, ये पाकिस्तान में था कि यहाँ पे ये बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूल्स की बात करेंगे, ये दोनों जो है वो शुरुआत से लेके चलता रहा। नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल में देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात की जाती है। नेपाल में अलग से यहां लिख देती हूं, ठीक है, नेपाल की बात करें तो यहां पर क्या, संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र मतलब संविधान भी है तो शासन भी है, संविधान है तो राजा भी है। संविधान में हालांकि कुछ कुछ बातें लिखी गई है कि राजा कैसे शक्ति का प्रयोग करेगा, ठीक है। 2008 में यहाँ की जो मोनार्की है उसको अबॉलिश किया गया। 2008 से यहाँ पे जो डेमोक्रेसी उसकी बात की गई और यहाँ पर जो मोनार्की है इसको अबॉलिश किया गया। देन आप भूटान की बात करेंगे तो भूटान में भी सेम है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था, ठीक है। भूटान में भी क्या था, सेम अगर हम कहें तो यहाँ पर भूटान में भी क्या था, सेम था, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी। यहाँ पे भी 2008 के आसपास में इसको एंड किया गया, लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किए और उसके बाद यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है उसको लाया गया, ठीक है। और एक मल्टी पार्टी जो सिस्टम है उसको अपनाया गया। अब आगे देखो, आगे हम बात करें मालदीव की। मालदीव क्या है, इसको आइलैंड नेशन कहा जाता है, द्वीपीय देश। आइलैंड क्या है, जो चारों ओर पानी से घिरा हो, तो यहां पर इसको आइलैंड नेशन कहा जाता है, ठीक है, मालदीव्स को। साथ ही देखो कि 1968 तक तो यहाँ पे सल्तनत हुआ करती थी। 1968 तक क्या हुआ करती थी, सल्तनतें हुआ करती थी, ठीक है। जैसे कि राजाशाही कानून जो है वह लागू है, सल्तनत लागू है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो व्यवस्था अपनाई गई ना मालदीव में, वो था प्रेसिडेंशियल फॉर्म, अध्यक्षात्मक व्यवस्था, जिसमें कि राष्ट्रपति के पास सुपर पावर होते हैं ना। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसको अपनाया गया। तो इन सब जगह के, इन सभी के डाइवर्स बेसिकली हम देखेंगे कि पॉलिटिकल स्टेटस जो है वह रहा, ठीक है। 2000 अगर हम 18 की बात करेंगे तो यहाँ पे मालदीव डेमोक्रेटिक एक पार्टी है MDP, वो बेसिकली इलेक्शन जो है वह जीती थी। ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डाइवर्स पॉलिटिक्स जो है हमने उसको समझ लिया। अब आगे हम चलते हैं और नेक्स्ट हम बात करेंगे पाकिस्तान की, है ना। मालदीव की चर्चा थोड़ा सा रुक के, चलो खैर छोटी सी चर्चा निपटा ही देते हैं कि देखो मालदीव, जिसकी की राजधानी क्या है, माले, है ना। बस छोटी सी चर्चा, इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर। तो मालदीव देखो बच्चों क्या था कि
पॉलिटिकल यहाँ पे अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें कि तो शुरुआत में यहाँ पर क्या था, ये सल्तनत हुआ करती थी, उसके बाद जो है इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वह हुआ और जून 2005 में मल्टी पार्टी सिस्टम बेसिकली, है ना, या फिर मालदीव जो पार्लियामेंट की बात करें इसमें मल्टी पार्टी सिस्टम को अपनाया गया। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है, क्या केवल 2 पॉलिटिकल पार्टीज है, फिर 2 से ज्यादा है, काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है ना। तो यहाँ पर ये बेसिकली हम देखेंगे कि सल्तनत के बाद इसको अपनाया गया। तो अगर हम इनिशियल पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात करेंगे तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी, ये बेसिकली क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है शुरुआत के सालों में। देन नेक्स्ट हम देखें कि करंटली जो है यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर जो एमडीपी पार्टी है बेसिकली ये पॉलिटिकल प्रेजेंटली यहाँ पर सिनारियो। इंडिया और मालदीव की छोटी सी चर्चा, तो संबंध जो है वह इंडिया के साथ काफी अच्छे हैं। हाँ, अभी की अगर हम चर्चा छोड़ दें कि जैसे कि आप देखेंगे नरेंद्र मोदी ने कहा कि लक्षद्वीप आओ, है ना, लक्षद्वीप आओ। आप कब आ रहे हैं लक्षद्वीप, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने लक्षद्वीप को प्रमोट किया। और चूंकि आप देखेंगे कि मालदीव के कुछ नेताओं ने कुछ ऐसी जो टिप्पणी है वह भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ की या फिर देश के खिलाफ की, तो ऐसी जगह पे आप देखें कि जब मालदीव का सबसे ज्यादा जो टूरिज्म है, ठीक है, मालदीव में सबसे ज्यादा जो टूरिज्म है या जो टूरिस्ट है, टूरिज्म इनका एक हम देखेंगे कि बेसिकली मेन इनका रेवेन्यू का सोर्स है। और उसमें भी इंडिया के इन्होंने यहाँ की जो एम्बेसी है, जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, उसने कहा था कि लगभग शायद 2 लाख के आसपास लोग जो है वह इंडिया से मालदीव घूमने जाते हैं, तो इनकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा। और ऐसे में फिर जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई लक्षद्वीप आप कब आ रहे हैं, ऐसे में मालदीव जाना लोगों ने कम किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि शुरुआत की अगर हम बात करें तो देखो ऐसे कोई कंसर्न नहीं है, जब तक दूरी है देशों के बीच में तब तक कंसर्न नहीं है। अब मालदीव हमारी बॉर्डर पर कैसे अटैक करेगा, या तो भाई वो नेवी लेके आए, इतनी स्ट्रांग नेवी लेके आए कि वो हमारी नेवी से जीत जाए, तब जाके वो भाई अंदर से आए। तो यहां पर क्या किया, अगर अब बाउंड्री आपकी जुड़ी हुई है, जैसे कि हम पाकिस्तान की बात करें तो बाउंड्री जुड़ी हुई है, तो जब तक आप देखेंगे कि बहुत मतलब कभी भी पीसफुल नहीं रहा था इंडिया और पाकिस्तान की। अगर हम बाउंड्री की बात करें या फिर किसी से आपकी ज्यादा लड़ाई हो रही है, आप कह रहे हैं उनके बीच में, तो इंडिया पाकिस्तान वाला मामला है। इसका मतलब क्या है, आपने बता दें कि भाई दुश्मनी और युद्ध जो है वह हमेशा है उनके बीच में। तो यहां पर देखो कि अगर हम इंडिया मालदीव की बात करें तो बेसिकली हम देखेंगे कि वार्म रिलेशंस रहे, सिक्योरिटी ऑपरेशंस भी रहा, इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन भी रहा। ठीक है, मालदीव में कई इस तरह के जो सहयोग है वह इंडिया करती है, इंडियन गवर्नमेंट करती है। अब हम चलते हैं, थोड़ी सी चर्चा जो है पाकिस्तान की करते हैं। ठीक है, अब देखो पाकिस्तान में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, पाकिस्तान की कुछ चर्चा मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको बताती हूं। ठीक है, पाकिस्तान पाकिस्तान ने क्या किया कि अब 1947 में ये स्वतंत्र होता है ना, हमसे एक दिन पहले ये अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लेते हैं। इंडिया से अलग हुआ और इसका अलग होने का पार्टीशन का आधार क्या था, रिलीजन, धर्म, है ना। कहते हैं कि धर्म में अगर इतनी ताकत होती कि वह जोड़े रहता तो पाकिस्तान आगे जाके ईस्ट और वेस्ट में और फिर बांग्लादेश क्यों बनता। 1947 के बाद जब इसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसने भाई डेमोक्रेसी और बाकी व्यवस्थाओं को अपनाया। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ, शुरुआत में जो जनरल आयूब खान थे ना, जनरल आयूब खान, ये शुरू में यहां पर इन्होंने कमान संभाली, जनरल आयूब खान, और इन्होंने क्या किया, निर्वाचन करा के खुद को बेसिकली जो शासक है वह बना लिया, है ना। इलेक्टेड लोगों से खुद को इलेक्ट करा लिया, लोगों ने इलेक्ट नहीं किया, ये इन्होंने खुद को क्या किया, इलेक्टेड करा लिया जनरल आयूब खान ने। ये शुरुआत होती है यहाँ से। इसके बाद देखो कि बेसिकली जनरल आयूब खान का जो शासन था वो लोगों को डेमोक्रेटिक नहीं लग रहा था। तो ऐसा नहीं है कि भाई पाकिस्तान है तो सभी लोग वहां के चाहते हैं कि मिलिट्री रूल हो, कुछ लोग डेफिनेटली चाहते हैं, और यहाँ पर प्रो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी को लेके जो मूवमेंट है या फिर जो प्रोटेस्ट है वह होते रहे। तो जनरल आयूब खान के खिलाफ भी इस तरह के जो प्रोटेस्ट है वह छिड़ जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि 1971 में आते हैं, 1970 जनरल आयूब खान और इनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट है वह स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो 71 की अगर हम बात करें, 71 से 77, अच्छा 71 में इंडिया ने बांग्लादेश को सहयोग किया बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में, और तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, है ना।
तो इंडिया ने अपनी सेना जब भेजी तो पाकिस्तान के जो सैनिक थे उन्होंने सरेंडर किया और बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। उस वक्त इंडिया की बात करेंगे तो भारत में जो प्रधानमंत्री वो इंदिरा गांधी थी और उनकी लोकप्रियता काफी बड़ी थी इस स्ट्रॉन्ग डिसीजन से लेके। तो हम देखेंगे कि यहां पर 1971 है ना, 1971 से लेके 1977 तक बेसिकली किसकी गवर्नमेंट थी? जुल्फिकार अली भुट्टो की। जुल्फिकार अली भुट्टो इनकी गवर्नमेंट थी। ठीक है, अब देखो जुल्फिकार अली भुट्टो की जो गवर्नमेंट थी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, इसको रिमूव कर दिया। अब क्यों मैंने आपसे कहा कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहां पर सिविलियन भी रहा, बोथ सिविलियन प्लस मिलिट्री रूल। ठीक है, दोनों तरह के, कभी लोगों का शासन रहा तो कभी मिलिट्री का शासन रहा। तो यहां पर आप देखेंगे कि फर्स्ट आप देखो कि यहाँ पहली बार तो जनरल अयूब खान के द्वारा ही खुद को इलेक्टेड करा लिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद जनरल याहिया खान आते हैं, बांग्लादेश के समय वह थे, फिर उनको हटाने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो जो है ये आई, ये बेसिकली इलेक्टेड थी। ठीक है, ये इलेक्टेड थी। अब इलेक्टेड थे इसका मतलब क्या है कि सिविलियन गवर्नमेंट है। अब इनको जो रिमूव किया गया जनरल जियाउल हक के द्वारा, जनरल मतलब सेना, मिलिट्री रूल हो गया है ना, तो जनरल यहां पे जियाउल हक थे। ठीक है, इनके द्वारा बेसिकली क्या किया, 77 में इनको रिमूव किया और जब 1977 में इनको रिमूव किया, खुद शासन किया, तब यहां पर प्रो डेमोक्रेसी जो मूवमेंट है वह शुरू हो जाते हैं। प्रो डेमोक्रेसी, देखो मूवमेंट होना इज डिफरेंट थिंग, लेकिन हमें पता है कि यहां पर जो मिलिट्री है वो ज्यादा स्ट्रांग है, मिलिट्री का दबदबा ज्यादा है। 88 की बात करेंगे, 1988 के आसपास जो है वह बेनजीर भुट्टो आती हैं। तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमने शुरुआत में देखा कि बेसिकली यहां पर जो बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही वह ये रही कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वह बनी रही। पॉलिटिकली रूप से कोई भी ऐसी गवर्नमेंट है, कोई ऐसा पीएम नहीं था जिसने कि अपना टर्म जो है वह कंप्लीट किया हो, है ना। तो शुरुआत में हमने देखा कि चाहे अयूब खान हो या फिर याहा खान हो, इन दोनों ने क्या किया, ये एक तरह से मिलिट्री इंटरवेंशन देखा जाता है जी। ये सैनिक जनरल हुआ करते थे जिन्होंने आए और खुद को जबरदस्ती मतलब वो सिलेक्टेड चेयर पे बैठ गए। इसके बाद बांग्लादेश सक्सेशन ड्यूरिंग की बात करें तो याहा खान रूल था 1971, फिर हमने बात की कि जुल्फिकार अली भुट्टो आती है 77 तक, और 77 में फिर से जो है ये कूप हो जाता है, तो यहाँ पे ये फिर मिलिट्री आ गई। तो वही चल रहा है कि कभी निर्वाचित है, कभी सिविलियन गवर्नमेंट है, कभी मिलिट्री गवर्नमेंट है ना। सो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट यहां पर शुरू होते हैं और इसमें देखो मेन जो राइवलरी थी वो जानते हैं किसके बीच में थी, मेन प्रतिद्वंदिता, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरा मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच में ज्यादातर जो है वह रहा। ठीक है, जनरल परवेज मुशर्रफ की बात करेंगे तो जो इनका जो इंटरवेंशन है वह 1999 में हुआ था। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ इन्होंने एक एक्शन लीगल फ्रेमवर्क लेकर आए थे, काफी सारे चेंजेस कर दिए थे, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया था, इतनी ज्यादा जो शक्ति है वह ले ली इन्होंने। ठीक है, खुद को प्रेसिडेंट भी बना दिया बाकी आगे जाके। तो यहां पर इनका इंटरवेंशन होता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। रिसेंटली हम बात करें तो नवाज शरीफ के जो ब्रदर है वो पीएम बने हैं आफ्टर इमरान खान रिमूवल वाया नो कॉन्फिडेंस मोशन। इमरान खान जब बने, ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को से इनको हटा के, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे कि जो पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान में क्या है कि कभी सिविलियन तो कभी मिलिट्री, दोनों जो रूल्स हैं वह लगातार यहां पर बने हुए हैं। अब देखो कि यहां पे एक सबसे बड़ा रीजन आता है कि अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान में कभी सिविलियन है तो कभी मिलिट्री है, इसका रीजन आखिर क्या है? रीजन पे भी तो बात हमें करनी चाहिए ना। मेन रीजन आखिर इसकी क्या है? तो पाक डेमोक्रेसी के फेलियर की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है इसके फेलियर के क्या कारण रहे? फेलियर के कुछ रीजंस की बात करें, जैसे कि देखो फर्स्ट रीजन नंबर 1 कि यहां पर बेसिकली जो सोशल डोमिनेंस है मिलिट्री का वो रहा। ठीक है, मिलिट्री का जो डोमिनेंस है ये रहा। इसके अलावा जो यहाँ पे लैंड ओइंग जो लोग थे, जो भूस्वामी थे, उनकी भी एरिस्टोक्रेसी जो है वह चल रही थी। इसके अलावा एक और रीजन कि यहाँ पे अगर मिलिट्री जो है वो ज्यादा पावरफुल थी, उसके पीछे रीजन था इंडिया और पाकिस्तान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट।
इंडिया और पाकिस्तान के बीच का कन्फ्लिक्ट जो जब से ये पार्टीशन हुआ तभी से ये कन्फ्लिक्ट है, 1947 से आज भी नहीं सुलझा, इतने समय बाद भी। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट है ना, बेसिकली ये बताता है कि इसमें आर्मी स्टे इन पावर, जो आर्मी है वह पावर में रहे, इसको जस्टिफाई किया जाता है। इसमें कहा कि अगर भाई मिलिट्री जो है पावरफुल रहेगी तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है, तो अगर मान लीजिए हमने किसी पॉलिटिकल सिस्टम या फिर पॉलिटिकल पार्टी या फिर सिविलियन गवर्नमेंट अगर है, तो हो सकता है कि वो उतने बेटर तरीके से इंडिया से ना लड़ पाए। तो यहां पर क्या है कि जस्टिफाई किया जाता है इस चीज को कि आर्मी जो है वह पावर में रहे, इस बात को जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। और एंड स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी सेंटीमेंट, और ये तो देखो यहां पे रहे, ऐसा नहीं है कि यहां पे कोई भी नहीं चाहता था कि डेमोक्रेसी हो। तो डेफिनेटली ये सब चीजें जब चलती हैं तो यहां पर स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स के मूवमेंट भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट मूवमेंट एंड प्लस प्रो डेमोक्रेसी जो सेंटीमेंट है। तभी तो बार बार, नहीं तो हमेशा मिलिट्री रूल नहीं रहता, प्रो डेमोक्रेसी जो लोगों में सेंटीमेंट्स हैं वह भी बने हुए हैं, ठीक है। एक और इसका रीजन देखो कि अगर हम देखें कि वर्ल्ड लेवल पर, देखो अगर ये वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है तो डेफिनेटली बाकी जो वर्ल्ड है वह भी तो इसको प्रेशराइज कर सकता है ना, या फिर बता सकता है कि भाई आप जो है वह इस तरीके से काम ना करें या फिर डेमोक्रेसी यहाँ पर लेकर आए। तो एक दबाव जो है वह बनाया जा सकता है, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान के डेमोक्रेसी के फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण है लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी, लैक ऑफ genuine support, genuine international support। बाकी देश ये कह दे कि ठीक है भाई आप डेमोक्रेसी नहीं रखोगे तो हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे, ट्रेड बंद कर देंगे, तो तब तो सुधरना ही पड़ेगा ना। बट वही तो एक प्रॉब्लम होती है ना कि कभी मान लीजिए अमेरिका ने सपोर्ट कर दिया, कभी चाइना ने सपोर्ट कर दिया। तो लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी, तो ये जो सपोर्ट है वह नहीं करता। हालांकि खुद अमेरिका या चाइना भी अगर कर रहा है ना, इनको सपोर्ट कर रहा है, तब भी उसे पता है कि अगर इन्हें टेररिज्म करना है तो ये टेररिज्म में खुद के देश को नहीं छोड़ते हैं, तो फिर ये बाकी चाइना एंड पाकिस्तान, चाइना एंड अमेरिका इन सबको क्या छोड़ेंगे। तो जैसे कि हमने याद करो कि अमेरिका में जो वर्ल्ड ट्रेड टावर पर जो हमला हुआ था, हमने उसकी बात की थी, जिसमें कि हालांकि अरब जो टेररिस्ट थे उनके द्वारा उनके जो विमान थे उनको हाईजैक कर लिया था, है ना। तो यहाँ पर देखो कि ये जो इंटरनेशनली बेसिकली सपोर्ट है डेमोक्रेसी के लिए, या बाकी देश अगर सपोर्ट करेंगे, चाहे फंड से सपोर्ट करें या फिर उनको आर्म्स से सपोर्ट करें या टेक्नोलॉजी से सपोर्ट करें, तो एक जो और एक सबसे बड़ी बात है कि पता है कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद टेररिज्म को बढ़ावा देता है और अगर न्यूक्लियर पावर कंट्री भी है, तो देशों को खतरा भी इस बात से रहता है, जो सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं बैक से, पीछे से पाकिस्तान को, लेकिन उन्हें ये डर हमेशा रहता है कि ऐसा ना हो कि कभी ये जो मिसाइल्स है, जो ये न्यूक्लियर पावर है, ये आतंकवादी संगठन के हाथ में आ जाए और इससे पूरे विश्व का नुकसान हो जाए, है ना। तो यहां पर क्या है कि ये जो प्रॉब्लम्स है वह पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के फेलियर के एक बहुत बड़े रीजन है। आया समझ में कि आखिर क्यों जो डेमोक्रेसी है यहां पर बार बार फेल होती है, और क्यों यहां पे पाकिस्तान में हम देखेंगे कि बार बार सिविलियन और मिलिट्री रूल्स जो है वो किस तरीके से चलते रहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे चर्चा करेंगे बांग्लादेश की। थोड़ी सी चर्चा बांग्लादेश की हो जाए, चलो। अब देखो, सो बेसिकली देखो, बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947। Bangladesh was a part of Pakistan from 1947 to 1971, है ना। एंड इसको देखो, स्टार्टिंग में क्या कहा जाता था, ईस्ट पाकिस्तान। इसको स्टार्टिंग में ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। 1971 में इसको ये स्वतंत्र हुआ और इसका नाम जो है वह बांग्लादेश हुआ, ठीक है। अब देखो कि शुरुआत जो है वह कहां से हुई। जैसे कि अगर हम वेस्ट पाकिस्तान की बात करें, वेस्ट पाकिस्तान आज का जो पाकिस्तान है ना, इसे पहले वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था।
तो वेस्ट पाकिस्तान से इसकी जो प्रॉब्लम्स है वह कैसे स्टार्ट हुई, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। वेस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, ढाका। ठीक है, चलिए तो देखो फर्स्ट तो ये था कि जो वेस्ट पाकिस्तान है ना, ये ईस्ट पाकिस्तान, जब ये बांग्लादेश नहीं बल्कि ये ईस्ट पाकिस्तान था, तब इसके साथ एक कैसा बिहेव करता था। तो वेस्ट पाकिस्तान क्या कर रहा है, एक अनफेयर ट्रीटमेंट, यहाँ के लोगों के साथ भी गलत तरीके से पेश आ रहा और एक अनफेयर ट्रीटमेंट था। साथ ही देखो बांग्लादेश, अगर मान लो पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा, असम का कुछ इलाका, इनको मिलाकर जो है वह ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बंगाल का जो कल्चर है वह ज़्यादा प्रभावित था। कहते हैं कि धर्म तो नहीं बचा सका, लेकिन यहाँ पर बेसिकली जो इन दोनों के बीच में एक जो ये डिसइंटीग्रेशन का जो एक मेन रीज़न था ना, वो था कल्चर, वो था लैंग्वेज, है ना, कल्चर और लैंग्वेज का मामला है, ना कि धर्म का मामला था। तो चूंकि एक अनफेयर ट्रीटमेंट था वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा ईस्ट पाकिस्तान के सिविलियन के साथ ही ये बंगाली ये यहां पर हमने देखा कि उर्दू को, वेस्ट पाकिस्तान की चूंकि जो भाषा थी वो क्या थी, उर्दू लैंग्वेज, है ना, तो ये उर्दू लैंग्वेज को इम्पोज कर रहे थे, थोप रहे थे। अब इम्पोज करेंगे तो ईस्ट पाकिस्तान की जो भाषा और जो कल्चर है वो ज्यादातर क्या था, बंगाली था, है ना, बंगाली थी, बंगला भाषा एंड बंगाली कल्चर। और इस कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोटेस्ट है वह स्टार्ट हो गए। ठीक है, इस कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोटेस्ट है वह यहाँ पे स्टार्ट हो गए। तो ईस्ट पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट है वह शुरू यहां से हुए। अब ये चले कैसे आगे, ठीक है, यहां पर देखो एक व्यक्ति का नाम आता है ईस्ट पाकिस्तान में, जो कि शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, ये आवामी लीग के थे। जब ये यहाँ पे चुने गए, ठीक है, जब ये यहाँ के लोगों के द्वारा क्या किए, इलेक्टेड कर लिए गए, तो अब इनका वो नेचर नहीं था, इनका जो सरकार थी इसका नेचर वो नहीं था जो कि वेस्ट पाकिस्तान का था। इसमें काफी डिफरेंस था। तो शेख मुजीबुर रहमान की हम बात देखेंगे कि बेसिकली इनके नेतृत्व में जो सरकार है वह बनी, और जब इनके नेतृत्व में सरकार बनी तो जानते हो वेस्ट पाकिस्तान ने क्या किया, इनको रिमूव करने की साजिश शुरू कर दी। वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा शेख मुजीबुर रहमान की जो गवर्नमेंट थी, जो कि वहां के लोगों ने इलेक्ट कर दी थी, इसको रिमूवल कर दिया। ठीक है, इनको हटा दिया। और जब हटाया यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, और जब इनके हटाने के बाद प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए तो वेस्ट पाकिस्तान ने यहाँ पे आर्मी भेज दी। और जब आर्मी भेज दी तो यहाँ के बहुत सारे जो लोग हैं रिफ्यूजीज बन के इंडिया में आने लगे। इंडिया को चाहे ना चाहे हर तरह का जो सपोर्ट है वह इसको देना पड़ा, बांग्लादेश को देना पड़ा। तो यहाँ पर देखो कि जब अच्छा, और देखो इस वक्त वेस्ट पाकिस्तान की बात करेंगे तो यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान में कौन था, याहा खान का रूल था, है ना। यहां पर जो याहा खान थे ये बेसिकली पाकिस्तान में उस वक्त रूल कर रहे थे। तो इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की जो गवर्नमेंट थी उसको जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनको रिमूवल करके इनको गिरफ्तार करा दिया। ठीक है, अब देखो आगे क्या हुआ, इसमें इंडिया का क्या कंसर्न था। तो इंडिया के द्वारा बेसिकली सपोर्ट किया गया, कैसे, वेस्ट या ईस्ट पाकिस्तान, सपोर्ट किया गया बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस को, बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस को, है ना, सपोर्ट किया गया। और 1971 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ। ये डायरेक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये जो लड़ाई थी वह पाकिस्तान और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच की बात थी। 1971 में बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट स्टेटस जो है वह मिल गया, और बांग्लादेश के द्वारा किसको अपनाया गया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को। बांग्लादेश ने प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है इसको अपना लिया। ये पूरी बांग्लादेश की कहानी थी शॉर्ट में। ठीक है, क्लियर। अब देखो वही पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, प्रोटेस्ट कब हुए, 70 के इलेक्शन में आवामी लीग के जो थे, ठीक है, ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे थे। वेस्ट पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ किया शेख मुजीबुर रहमान और उनको अरेस्ट कर दिया, मिलिट्री सप्रेशन। ठीक है, याहा खान ने क्या किया, मास मूवमेंट के खिलाफ। इसके बाद ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वह हुआ, इंडिया का सपोर्ट हुआ, और ऐसे में 1971 में। ठीक है, अब हम कुछ बातें पढ़ते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में
इंडिया और बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो आखिर किस तरह का, देखो हम यहां पर भी इसको पढ़ सकते हैं या फिर हम ये पढ़ सकते हैं कि इंडिया और, जब हम बात करेंगे कि बाकी कंट्रीज के साथ इंडिया के जो रिलेशन है वह कैसे रहे, तब भी हम इसे पढ़ सकते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को ज्यादा अच्छा है कि हमने अभी हिस्ट्री पढ़ी, हम यहीं पर इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इंडिया और जब हम अदर नेबर्स की बात करेंगे उसमें हम इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका की बात करेंगे कि क्या क्या हमारे स्टार्टिंग से उनसे रिलेशन थे। बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे कि कहाँ से ये जो रिलेशन थे वह चेंज होते गए। तो यहाँ पर देखो कि बांग्लादेश के बीच में और इंडिया के बीच में जो मेन, अगर हम कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, पहले कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वह क्या क्या हुए। तो इसमें फर्स्ट आप देखोगे, आपको पता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है वह आगे जाकर बांग्लादेश में मिल जाती हैं, है ना। क्या क्या नाम है इनका? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर है बेसिकली इसको लेकर वाटर डिस्प्यूट है। गंगा ब्रह्मपुत्र वाटर डिस्प्यूट, ये इन दोनों के बीच में है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम होती है कि बांग्लादेश जो है वह क्या करता है, या फिर बांग्लादेश के जो लोग हैं वह क्या करते हैं, इलीगल तरीके से बेसिकली इंडिया में रह रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वह इलीगल इमिग्रेशन की होती है। इलीगल इमिग्रेशन की होती है, जिसके पास वीजा, पासपोर्ट या कोई ऑथेंटिक जो पेपर है वह नहीं है, उसके बाद भी वह इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और देखो कि अगर हम देखेंगे, एक बार जरा मैप देखो, अगर मान लो, इस बात को समझिएगा, इंडिया का मैप जरा देखना, और अगर हम ये नॉर्थ ईस्ट की बात करें, ठीक है, अब देखो आपको इंडिया के मैप में क्या दिखाई दे रहा है कि अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट से हमें कनेक्टिविटी करनी है तो ये बहुत छोटा सा पार्ट है। जानते हो छोटे से पार्ट को क्या कहते हैं? इसको चिकन नेक के रूप में जाना जाता है, या फिर इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है, ठीक है। और ये जो कॉरिडोर है ना, ये कॉरिडोर बहुत छोटा, बहुत छोटी जगह है, और इससे होकर बहुत हम कनेक्टिविटी जो है वह हम नॉर्थ ईस्ट नहीं बना सकते। या फिर अगर हम बात करें म्यांमार या बाकी देशों के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ व्यापार अगर हमें करना है तो हमें उसकी कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है। अगर सोचो हमें छोटा सा रास्ता अगर बांग्लादेश दे दे तब कितना ज्यादा सही हो जाए। बट क्या होता है कि बांग्लादेश ने क्या किया कि ये जो है वह बार बार रिफ्यूज किया इस चीज को, है ना। बांग्लादेश को क्या किया, बार बार रिफ्यूज किया। जैसे कि हाल ही में एक कलादान प्रोजेक्ट जो है वह चर्चा में था। कलादान प्रोजेक्ट जो कि आप देखेंगे कि म्यांमार में कलादान रिवर है, तो वो बेसिकली क्या कहेंगे, कलकत्ता से लेके इस तरह से इसे कनेक्ट करेगा, मल्टी मॉडल है, और यहां से लेके मिजोरम तक के लिए जाएगा, तो ये कनेक्टिविटी यहां से देगा। तो कलादान जो प्रोजेक्ट है हाल ही में चर्चा में था, और इसका सबसे अच्छा ये पॉजिटिव पॉइंट था। अच्छा देखो, कलादान प्रोजेक्ट पे हाल ही में क्या हुआ कि म्यांमार का एक जो विद्रोही ग्रुप था उसने क्या किया, इस पे कब्जा कर लिया एक तरीके से। तो अब ये जो कलादान प्रोजेक्ट है वह थोड़े समय के लिए रुक गया। तो हमारा अगर ये डेवलप्ड होता है तो सबसे अच्छी बात है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि बहुत छोटा रास्ता होता है, लगभग शायद 22 किलोमीटर के आसपास का एरिया है, तो अगर इस एरिया से हम बहुत डेवलपमेंट या कनेक्टिविटी नहीं बना सकते, तो अगर बांग्लादेश हमें रास्ता दे देगा तो बहुत अच्छी बात है, बट ये दे नहीं रहा, ठीक है। ये क्या सोचता है, ये इंटरफेयर के रूप में सोचता है, और इस वजह से बांग्लादेश क्या कर रहा है। तो एक जो कन्फ्लिक्ट का कारण है वह ये है कि बांग्लादेश रिफ्यूजल टू अलाउ, बांग्लादेश refusal to allow Indian troops, भारतीय सैनिक, to move Indian troops to move through its territory, to northeast, टू नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो ये जो एक कनेक्टिविटी बन सकती है इसको रिफ्यूज कर देगा। तो ये कुछ ऐसे मेन इश्यूज हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि कॉपरेशन नहीं है, ये तो कॉन्फ्लिक्ट की बात हो गई, है ना। कुछ हम यहाँ पर कॉपरेशन की बात करें कि इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में
इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में जो कॉपरेशन रहा, ये कॉपरेशन भी कई तरीके का रहा, जैसे कि चाहे हम इसमें इकोनॉमिक बात करें, इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे रहे, विदेश व्यापार जो है वह दोनों के बीच में ठीक ठाक होता है, इकोनॉमिक रिलेशंस, ठीक है। इसके अलावा जब हम इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जब हम इन दोनों की बात करेंगे, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो 2014 में आई, ठीक है, इसमें एक जो सहयोग है वह हो सकता है दोनों देशों के बीच में। इसके अलावा देखो दोनों के बीच में चाहे डिजास्टर की बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट हो, या डिजास्टर मैनेजमेंट के अलावा एनवायरनमेंट को लेकर कई तरह के जो संधियां हैं वह दोनों के द्वारा की गई। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है बेसिकली जैसे कि मान लो रिसेंट में, अब आपको पढ़ना क्या होता है इसमें, आईआर कभी भी पढ़ो, ज्यादातर करंट अफेयर इसमें आता है, तो आप करंट अफेयर में देख लो कि करंट अफेयर में जैसे मान लो करंट अफेयर्स में मान लीजिए कलादान प्रोजेक्ट जो है वह चर्चा में था, तो अब आप ये जानो कि ये जो कलादान प्रोजेक्ट है, कलादान प्रोजेक्ट, इसका क्या इम्पैक्ट है। अगर ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा है कलादान प्रोजेक्ट, बांग्लादेश हमें रास्ता नहीं दे रहा, तो हमारे पास अब और क्या रास्ता जो है वह बचता है, नॉर्थ ईस्ट और बाकी साउथ ईस्ट एशियन से कनेक्टिविटी का, है ना। तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी है, तो करंट अफेयर से रिलेट करके आपको पढ़ना है। क्लियर। अब हम आगे थोड़ी सी बात जो है वह नेपाल की करते हैं कि आखिर नेपाल में किस तरीके से जो चीजें हैं वह रही। देखो शुरुआत की अगर हम बच्चों बात करेंगे तो नेपाल में जो है नेपाल में जो मेन रहा, स्टार्टिंग में हिंदू किंगडम था, हिंदू किंगडम, ठीक है। शुरुआत में हिंदू किंगडम था, एक हिंदू शासन था। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र की जो बात है ना, मतलब संविधान के अंतर्गत लिख दिया कि भाई राजा जो है वह क्या क्या करेगा। अब देखो कि बेसिकली यहां पर जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वह कहां से स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट था कि यहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज और जो सिविलियन थे वो बेसिकली चाहते थे कि अब डेमोक्रेसी को अपनाया जाए, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है इन्होंने क्या किया, एंड कॉमन पीपल, इनके द्वारा प्रोटेस्ट जो है वह शुरू किया गया फॉर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, एंड कॉमन पीपल, इन्होंने प्रोटेस्ट जो है वह स्टार्ट करा, और ये प्रोटेस्ट था फॉर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट या रिस्पॉन्सिव सिस्टम की उत्तरदायी जो सरकार है बेसिकली वह बनाई जाए। ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर जो नेक्स्ट घटना हुई वह ये हुई कि अब देखो किंग है, किंग के पास क्या है, आर्मी है, किंग है, किंग के पास आर्मी है, तो किंग ने क्या किया कि आर्मी की बेसिकली सहायता से फुल कंट्रोल अपना बना लिया और डेमोक्रेसी के रास्तों को बंद कर लिया। फुल कंट्रोल जो है वह बेसिकली बना लिया, फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड रिस्ट्रिक्टेड द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल। तो यहां पर जब ये फुल कंट्रोल जो किंग ने है वह एस्टैब्लिश किया, और आफ्टर अब हम ये सब होते होते 1990 आ चुका था, और 1990 में यहां पर प्रो डेमोक्रेसी जो मूवमेंट है वह शुरू हुए, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट, है ना। प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट जो है यहाँ पर स्टार्ट होते हैं, और ऐसे में हमने देखा कि यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक जो संघर्ष है वह जानते हो किन तीन लोगों के बीच में स्टार्ट हुआ। ये एक तो था किंग और किंग की आर्मी, दूसरे थे यहाँ पे माओवादी, है ना, माओइस्ट एंड मोनार्क आर्मी। एक तरफ राजा की सेना थी, मोनार्क आर्मी जिससे वह कंट्रोल कर रहा था, और दूसरा था कि जो बेसिकली वहां पे रूल कर रहा था, है ना, जो रूलिंग एलिट क्लास था। तो इन तीनों के बीच में एक जो ट्रायंगुलर जो कन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट हो गया। जो ट्रायंगुलर जो कन्फ्लिक्ट है ये यहाँ पे लंबे समय तक चला। पता है बीच में राजा के द्वारा क्या किया गया था कि भाई यहाँ पे जो है वह माओइस्ट का खतरा ज़्यादा है,
माओवाद का खतरा ज़्यादा है और ये व्यवस्था सबके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ये डर दिखाकर जो पार्लियामेंट थी या वहाँ पर जो लिमिटेड डेमोक्रेसी थी, जो भी वहाँ पर डेमोक्रेसी का सिस्टम था, उस सबको ख़त्म कर दिया, डायरेक्ट शासन कर लिया, डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए। और ऐसे में और जो मूवमेंट है वह बेसिकली स्टार्ट हो गए। ठीक है, 2006 में यहाँ पर हमने देखा कि अब इसके बाद यहाँ पे 1990 में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट शुरू हुए, पर ये प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि किंग ने यहाँ पर क्या किया, बेसिकली अपना एक तरह से जो शासन है वह मजबूत कर लिया आर्मी के कंट्रोल से, और माओइस्ट का जो भय है वह दिखा गया। ठीक है, 2006 में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुए और मोनार्क से ट्रांजिशन होता है डेमोक्रेसी में, है ना। तो मोनार्क से डेमोक्रेसी में जो ट्रांजिशन है वह होता है और इसके बाद 2015 में यहाँ पर एक जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अपनाया जाता है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक साथ जो डेमोक्रेसी है वह आ गया, या तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ कुछ समय रुक रुक कर आया। जैसे कि शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, फिर उसके बाद लिमिटेड गवर्नमेंट के रूप में आई, बट यहाँ के जो लोग हैं वह रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट चाहते थे। किंग ने किस तरीके से पहले जो है वह इस तरह के कंट्रोल जो है वह पूरा बना लिया, है ना, और लोकतंत्र को रोक दिया। और एक ट्रायंगुलर जो कन्फ्लिक्ट है यहाँ पे लंबे समय तक चला, इनके बीच में एक गुरिल्ला वार जो है वह स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, चाहे मोनार्क हो, मोनार्क की आर्मी हो, जो रूलिंग एलिट क्लास हो, फिर माओइस्ट हो, इन सभी के बीच में जो चीज़ें हैं वह स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे जाके जो 6 में है, 6 में कुछ डेमोक्रेसी आई, थोड़ा सा रुक रुक कर आया, 15 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, शायद कुछ चेंज 18 के आसपास में भी हुआ। तो ये जो मोनार्की से डेमोक्रेसी का ट्रांजिशन है ये होता रहा। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी चर्चा चूंकि नेपाल की कर रहे हैं तो इंडिया और नेपाल के जो संबंध है उसकी बात करें। सबसे पहली बात देखो कि इंडिया और नेपाल के बीच में एक ऐसा स्पेशल बॉन्ड रहा और एक ऐसी बायलैटरल ट्रीटी रही कि हम अपने लोगों के आवागमन के लिए जो वीज़ा है जो ये नहीं होगा, है ना। वीज़ा जैसे कि आप देखेंगे जब आप दूसरे देश में जाते तो आपके पास वीज़ा होना चाहिए, है ना। वही वीज़ा की जो डेट ड्यूरेशन सारी चीज़ें वो बताएगी कि वहाँ पर आप इलीगल इमिग्रेशन जो है वह नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि वीज़ा फ्री, अगर आपको नेपाल जाना है तो वीज़ा फ्री आप जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये सोचे कि उसके लिए आपको वीज़ा बनवाना है, परमिशन लेनी है, एम्बेसी जाना होगा, आप नॉर्मल भी जा सकते हैं। तो एक स्पेशल बॉन्ड, कुछ लोग तो घूमने भी जाते हैं। ठीक है, अब ट्रेड डिस्प्यूट्स देखो कि ट्रेड डिस्प्यूट्स जो है वह कई समय से रहे, वैसे सभी देशों के बीच में होते हैं, पर ज़्यादातर अगर हम नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, तो हमारे रिलेशंस जो इन देशों के साथ है वह बहुत सामान्य रहे। हाँ, अगर हम सबसे ज़्यादा देखें कि सबसे ज़्यादा दुष्ट पड़ोसी कौन है तो पाकिस्तान के उसमें नाम आएगा पहले नंबर पे, है ना। चाइना चूँकि सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को, चाइना भी एग्रेशन जो है वह दिखाएगा। जब हम चाइना को पढ़ेंगे, इंडिया के रिलेशन को पढ़ेंगे, तब हम उस चीज़ों को समझेंगे। ट्रेड डिस्प्यूट्स की बात करें, सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है वह काफ़ी रहे, क्योंकि ये इंडिया का भी एक कंसर्न है कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो माओवाद है, जैसे कि नक्सलिज्म है ना, तो जो माओवाद जो मूवमेंट है, बेसिकली माओइस्ट मूवमेंट जो है, नेपाल इसको जो है वह बढ़ा रहा है और ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा देखो नेपाल की अगर हम बात करेंगे तो इसके पास सी रूट तो है नहीं, सी रूट तो क्या है, बेसिकली है नहीं, तो ये एक्सेस के लिए इंडिया पर डिपेंडेंट है। स्टेबल रिलेशंस हैं, पीसफुल रिलेशंस हैं। कॉपरेशन की बात करें तो ट्रेड हो, साइंस हो, शेयर्ड रिसोर्सेज हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर मैनेजमेंट हो, कई तरह के जो रिलेशंस हैं बेसिकली वह इंडिया और नेपाल के बीच में है। ठीक है, क्लियर। तो कब कब कुछ टर्म्स याद रखने हैं, थोड़ा बहुत भी आप याद रखोगे आप आराम से लिख पाओगे। चलिए अब हम आगे चलते, थोड़ी सी जो चर्चा है वह कर लेते हैं हम बांग्लादेश की। अब देखो यहाँ पर जो बांग्लादेश में 1948 में ये इंडिपेंडेंट हुआ। 1948 में बांग्लादेश की बात करेंगे, 1948 में इंडिपेंडेंट स्टेटस इसको मिला। ठीक है, 1948 में जो बांग्लादेश है ये स्वतंत्र हुआ। अब देखो कि यहां पर जो चैलेंज था, यहां पर वो जो चैलेंज था बेसिकली नॉट फ्रॉम द मिलिट्री और मोनार्की बट एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। यहां का मेन चैलेंज देखो, ना तो मोनार्की चैलेंज था और ना ही यहां पे मिलिट्री रूल चैलेंज था। मेन चैलेंज था कि यहां पर ही जो आपस में जो ग्रुप थे, जो एथनिसिटी थी, जो एथनिक थे, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था, जातीय संघर्ष था। ठीक है, अब देखो कि ये जो जातीय संघर्ष था ना, ये किन किन के बीच में था। पहले श्रीलंका को सेहला कहा जाता था क्योंकि सेहला यहाँ की मेजोरिटी कम्युनिटी है। ठीक है,
तो देखो बेसिकली एक जो एथनिक कन्फ्लिक्ट जो यहाँ पर चल रहा था, बेसिकली इस एथनिक कन्फ्लिक्ट का मेन जो हम कहे एक एथनिक कन्फ्लिक्ट का मेन उद्देश्य ये था कि ये श्रीलंका के एक रीजन को अपने लिए राष्ट्र के रूप में बना सके, है ना। तो दो यहाँ पे कौन कौन से एथनिक थे, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट था, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो बेसिकली ये क्या चाह रहे थे कि ये चाह रहे थे कि यहाँ पर एक जो पर्टिकुलर रीजन है, उस रीजन को एक जो नेशन है वह बना दिया जाए। तो अब एक अलग नेशन की ही जो मांग है वह यहाँ पे चल रही थी, ठीक है। अब देखो कि अब ये सारी चीजें जो है वह इंडिया से कैसे जुड़ती है, हम उसको समझेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका को सिलोन भी कहा जाता था। सिलोन बेसिकली सिलोन, है ना। अब सिलोन इसलिए क्योंकि जो सिलोन है ये श्रीलंका में मेजोरिटी थी, तो यहाँ पर जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी इसी के नाम पे इसको सिलोन भी कहा जाता है। अब देखो सिलोन कहा जा रहा है और इनकी बेसिकली जो कम्युनिटी है सेहला कम्युनिटी, ठीक है। सिलोन इसका श्रीलंका का नेम हो गया। अब एक तरफ हो गया सेहला कम्युनिटी, अब जो दूसरी तरफ था ना, चूंकि हमने बात की एथनिक कन्फ्लिक्ट की, दूसरा जो था वह वो लोग थे, वो इंडियन तमिल जो कि इंडिया से गए हुए थे पहले, है ना। तो तमिल माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका, तमिल माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू, चाहे काम करने के लिए गई हों वहां के बागानों में, या फिर ऐसे जा जाके बस गए हों, चूंकि नजदीक पड़ रहा है, आप देखेंगे कि बहुत अंतर जो है वह है नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया और श्रीलंका इंडिया से श्रीलंका जो माइग्रेट्स गए, जो तमिल प्रवासी बेसिकली चले गए, ये क्या कर रहे थे, ये एक अलग एक सेपरेट रीजन की मांग कर रहे हैं, ये एक सेपरेट नेशन की मांग कर रहे थे। और ये सेपरेट नेशन की मांग इसलिए कर रहे थे क्योंकि इन पे भी जो लैंग्वेज है वह थोपी जा रही थी, और जिस एरिया में ये रहते थे वहाँ का डेवलपमेंट नहीं था, इन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और कई तरीके से बेसिकली हम देखेंगे कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी यहाँ की सेहला हुआ करती थी, है ना, सेहला जो कम्युनिटी यहाँ की हुआ करती थी, इसके लिए जो ज़्यादा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है वे दिए जा रहे थे। अब ऐसे में जब तमिल लोगों की बात और जो ये लोग थे इनकी बात नहीं मानी गई, तब इन्होंने क्या किया, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया 1983 में, जिसे कि लिट्टे के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी की मौत आपको याद है, यही लिट्टे संगठन उसमें शामिल था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि ये तमिल माइग्रेंट्स जो कि अब लड़ रहे थे, इन्होंने एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन लिट्टे के रूप में जाना जाता था, लिट्टे द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ठीक है, LTTE, लिट्टे संगठन। तो ये लिट्टे आर्मी इन्होंने बनाई, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमने देखा कि बेसिकली जो स्ट्रगल है वह चल रहा था श्रीलंका आर्मी के बीच में, श्रीलंका और लिट्टे संगठन के बीच में। और यहाँ पर बेसिकली जो एक इंटरफेरेंस है वह इंडियन गवर्नमेंट से कहा गया कि वह करे, क्योंकि ये यहाँ पर जो तमिल थे ये बेसिकली इंडिया से ही गए हुए थे, और इस नाते ये चाहते थे कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वह इसको सपोर्ट करे। इंडिया गवर्नमेंट ने शांति सेना भेजी, लेकिन उस शांति सेना वो बिना कुछ किए ही वहाँ पर वापस आ गई, क्योंकि उनका वहाँ पर होना, इंडिया की आर्मी का वहाँ पर होना, भले वह शांति सेना बनकर गई थी और कहीं ना कहीं वह अपने लोगों से लड़ रही थी। और फिर श्रीलंका के जो सैनिक या वहाँ के जो लोग थे उन्होंने इंडिया के इंटरफेरेंस के रूप में इस बात को देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि नहीं ये बेसिकली पीस आर्मी है, उन्होंने क्या देखा कि इंटरफेरेंस है। तो यहां से लेके जो प्रॉब्लम्स है वह क्रिएट हो गई। राजीव गांधी से भी कई समझौते हुए बेसिकली, है ना, लेकिन और राजीव गांधी की हत्या के पीछे भी लिट्टे संगठन जो है इसका हाथ था। इसके अलावा देखो कि ये लिट्टे संगठन जो है इंटरनेशनल जो नेगोशिएशंस है, अंतर्राष्ट्रीय जो मध्यस्थता है, उसके द्वारा लिट्टे संगठन को बेसिकली खत्म कर दिया गया और आर्म कॉन्फ्लिक्ट जो है वह 2009 में एंड हो गया, है ना। जब लिट्टे को 2009 में एंड कर दिया गया, 2009 में जब इसको एंड कर दिया गया तो जो कॉन्फ्लिक्ट है ये खत्म हो गया,
ये जो कन्फ्लिक्ट है वह खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बहुत ही मधुर रिलेशंस की, है ना। शुरुआत होती है कश्मीर से, और ये शुरुआत जानते हो कब हुई? ये 1947 से ही चलता रहा। 1947 से अगर हम देखें, ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सबसे पहला जो एक वॉर होता है अक्टूबर 1947 में, ये कश्मीर वॉर था। तो सबसे पहला अगर हम मुद्दा देखें और आज भी अगर हम मुद्दा देखें तो कश्मीर एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट का कारण है दोनों देशों के बीच में। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, जैसे कि आप कश्मीर की बात करेंगे, आप एलओसी भी देखते हैं। एलओसी किसके बीच में? इंडिया पाकिस्तान, है ना, जो एक नियंत्रण रेखा है। तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, 1971 में वॉर भी हुआ यहाँ पर। आगे देखो, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि एक और जो इशू है इनके बीच में, वो आता है सियाचिन मुद्दे का। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन की अगर हम बात करें, विश्व में सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो सेना का कंट्रोल है या फिर यहाँ पे जो भी रहेगा, एक स्थिति में रहता है। कई बार ऐसा हुआ, मतलब एक विनिंग पोजीशन में रहता है, क्योंकि ये काफ़ी सबसे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल एक तरह से कहा जाता है। बट यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा टफ है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही टफ है। यहाँ का क्लाइमेट है ना, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और ऐसे में यहाँ पे मिलिट्री लगाना, चूँकि ये पॉइंट अगर हम आपस में ये देख ले कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में से कोई भी इस पॉइंट पर कब्जा नहीं करेगा, तो पीसफुल तरीके से चीजें फिर भी चल सकती हैं। पर नहीं, अगर इंडिया ने मान लीजिए वहां पे वर्तमान में इंडिया का कंट्रोल है, अगर छोड़ दिया और पाकिस्तान ने उस पर कंट्रोल कर लिया, तो वो हमारी बाकी और जगह को टारगेट कर पाएगा। सो इसलिए भले ही सियाचिन ग्लेशियर में बहुत ही टफ परिस्थितियां हों, आप देखेंगे कि यहाँ के कई सैनिक्स की ऐसी वीडियो भी, जो यहाँ के ट्रूप्स हैं उनकी कई ऐसी वीडियो आपको मिल जाएंगी कि अगर वो थोड़े समय के लिए भी अगर डायरेक्ट ग्लव्स उतार के बंदूक को पकड़ ले तो उनके हाथ जो है वह गल जाएंगे, इतनी ज्यादा ठंड रहती है। तो ऐसे में क्या है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है एक बड़ा इशू रहा। ठीक है, दोनों देश चाहते हैं कि इस पर कंट्रोल जो है बना रहे। पाकिस्तान बार बार कोशिश करता है, एट प्रेजेंट इंडिया का कंट्रोल है, हम इसको छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर छोड़ा पता चला उधर से पाकिस्तान जो है उसने कब्जा कर लिया। एंड इसके अलावा हम देखेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सबसे बड़ा एक और इशू होता है, वह होता है कि इंडिया गवर्नमेंट, है ना, अगर हम इंडिया गवर्नमेंट की बात करें तो ये पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है ना, इस पे बेसिकली किस बात को ब्लेम करना? ब्लेम क्या, सभी जानते हैं इस बात को, मनी एंड प्रोटेक्शन टू कैरी आउट टेररिज्म, है ना। तो यहाँ पर चाहे पैसा हो या फिर उनको बचाना हो टेररिस्ट को, तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? आतंकवाद को बढ़ावा देता है। आखिर क्यों हम इस तरह के जो संगठन जिसमें पाकिस्तान है, हम क्यों नहीं उसके बहुत सक्सेसफुल आगे गो हेड की बात कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से जब तक बात नहीं हो सकती है, कई तरह की वार्ताएं जो है वह पाकिस्तान से बंद हुई, जैसे कि चाहे हम पुलवामा हमले की बात करें या फिर इस तरह के हमले। तो पाकिस्तान कई बार इस तरह के जो काम है वह करता है, इस तरह की आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है कि पाकिस्तान अगर किसी संगठन में है, जैसे कि हम सार्क संगठन की बात करेंगे, सार्क ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, अगर हम उसमें बहुत सक्सेसफुली गो हेड नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से वार्ता नहीं हो पाती। और पाकिस्तान से वार्ता क्यों नहीं होनी चाहिए? जब तक कि वो टेररिज्म को बंद नहीं करते, टेररिज्म को प्रोटेक्ट करना और मनी देना बंद नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा देखो, ये भी एक कहा जाता है कि जो खालिस्तानी समर्थक हैं, जो खालिस्तानी समर्थक हैं, खालिस्तानी मिलिटेंट्स, इनको भी सपोर्ट करता है पाकिस्तान, है ना। ये भी इंडिया के लिए खतरे की तरह है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी की बात करें, दैट इज ISI, तो ये स्पाई एजेंसी क्या करती है? ये एंटी इंडिया कैंपेन चलाती रहती है, एंटी इंडिया कैंपेन। आप टाइगर अभी भी जिंदा है, टाइगर 1, 2, 3 ये सब देख चुके ना, उसमें आपको जो दिखाई देता है ना वो सच नहीं है। कि आप देखेंगे कि दो भारत की और पाकिस्तान की एजेंसियां मिलकर जो है विदेशों में बड़े बड़े जो केसेस हैं वह सॉल्व कर ले रही हैं। ठीक है, ISI की अगर हम बात करें तो ये उतना ही हमारे लिए खुफिया और खतरनाक होता है जितना कि कोई हम आतंकवादी को देखते हैं। तो ISI क्या करता है कि एंटी इंडियन जो कैंपेन है वह चलाता रहता है, पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी है, जैसे कि इंडिया में रॉ है ना। इसके अलावा देखो, एक और जो बड़ा डिस्प्यूट रहा
ये पूरी एक श्रृंखला है कि जैसे कि अगस्त 1965 की बात करेंगे तो कश्मीर वॉर सेकंड हुआ, फर्स्ट 47 में ही हुआ था। 62 में जैसे ही चाइना ने किया, पाकिस्तान को और जोर मिल गया। वो भले है कि हार जाए बट हाँ जाना है हमें लड़ने के लिए। दिसंबर 1971 की बात करेंगे तो इंडो पाकिस्तान वॉर, जिसमें कि बांग्लादेश जो है वह इंडिपेंडेंट कंट्री बना। मई 1974 की बात करेंगे तो देखो इंडिया ने जब पोखरण 1 जो न्यूक्लियर टेस्ट है वह किया, जिसमें कि ऑपरेशन का नेम था स्माइलिंग बुद्धा, है ना। तो यहाँ से रिलेशंस जो है वह बिगड़ गए। कश्मीरी इंसर्जेंसी की बात करें 1989 यहाँ से शुरुआत हो गई। मई 1998 में जब पोखरण सेकंड हुआ, सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, है ना। और इंडिया ने यहाँ पे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की बात की कि हम पहले यूज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अगर कोई पहले यूज करता है बचाव जरूर करेंगे। दिसंबर 2001 की बात करेंगे तो इंडिया के पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। ये सब पाकिस्तान का हाथ था इन सब में, इसलिए ये सारे मतलब एक हिस्ट्री में आते कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स रही। फेब 2007 की बात करेंगे, समझौता एक्सप्रेस पे बॉम्बिंग जो है वह की गई, है ना, इसको भी बंद किया गया। फेब 2019 की बात करेंगे पुलवामा अटैक, नवंबर 2008 की बात करेंगे मुंबई अटैक। तो यहाँ पर ये सारे जो है वह इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो पीसफुली नहीं चल सकते, है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स रही। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा रिलेशन मतलब एक बैरियर कह सकते हैं या कन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल को लेकर, है ना, सिंधु नदी जो विवाद है वह है। अब देखो आप अच्छा ज्योग्राफी में आप देखोगे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, और पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। तो ये इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, इंडस रिवर, ठीक है। इंडस रिवर में यहाँ पे एक जो पॉइंट है इसको पठानकोट कहा जाता है, जिस पठानकोट में जाके जैसे कि देखो झेलम रिवर है, ये जाके मिल रही है चेनाब में, ठीक है। अब देखना ये रावी रिवर है ना, रावी रिवर में ये दोनों रिवर मिल जा रही हैं। इसके अलावा ये सतलज रिवर है, सतलज रिवर सारी नदियों का जल लेकर सतलज रिवर आगे जाएगी, पठानकोट शायद नाम है, यहाँ के आसपास जो है वे इंडस रिवर से मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली सिंधु में 5 इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। तो यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि अगर हम नॉर्थ से लेके साउथ इन नदियों को जमाएं तो सबसे पहले इंडस है, फिर उसके पास झेलम है, फिर उसके बाद चेनाब है, फिर उसके बाद रावी है, रावी के बाद देखो व्यास, व्यास किसी में नहीं, व्यास केवल सतलज में जाके मिल रही है, इसी की ट्रिब्यूटरीज है ना, फिर व्यास है और उसके पास जो है वह सतलज है। तो यहाँ पर बेसिकली ये 5 नदियों का क्रम है। इंडस तो पूरा सिस्टम हो गया, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। अब यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। अब देखो इन इंडस वाटर ट्रीटी में क्या है कि ये जो रिवर्स थी, है ना, इन रिवर्स को वेस्टर्न और ईस्टर्न में डिवाइड कर दिया गया। जो ईस्टर्न रिवर्स थे जिसमें कि सतलज, व्यास और रावी आ रहे हैं, सतलज, व्यास और रावी, इन नदियों का जो जल था उस पर पूरे एक तरह से जो अधिकार है वो इंडिया का था, एन एक्सक्लूसिव राइट था। लेकिन जब हम बात करेंगे जो वेस्टर्न रिवर थी जैसे कि चेनाब, झेलम और इंडस की बात करें, इस पे इंडिया को कुछ लिमिटेड जो राइट्स है वह दिया गया था, और राइट्स जो है वह पाकिस्तान के थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटेड स्टोरेज की जो बात है वह की गई। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी था, वेस्टर्न और ईस्टर्न। तो ये बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान की बात हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर हम इंडिया और इसके बाकी नेबर्स की बात करेंगे, तो जो कि जैसे कि क्वेश्चन भी मैंने आपको मेंस 2017 का बताया कि वो जो क्वेश्चन है वह कुछ इस तरीके से आया था, चाइना का इंटरफेरेंस और इंडिया और उसके जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके बीच में क्या रिलेशंस हैं, ठीक है। अब देखो अब हम बात करेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो पूरा एरिया है इसके बीच में पीस एंड कोऑपरेशन रहे, तब पीस एंड कोऑपरेशन जो है वह आखिर इस एरिया में कैसे हो सकता है। इस एरिया में अगर हम पीस एंड कोऑपरेशन की बात करें तो पीस एंड कोऑपरेशन के लिए, पीस एंड कोऑपरेशन के लिए ये जो एरिया है इसके लिए बना सार्क। इसके लिए कौन सा संगठन बना? सार्क बना, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर, फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। अब ये 1985 दिसंबर 1985 में इसको बेसिकली जो साइन है वह किया गया, ठीक है। दिसंबर 1985 में अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेपाल, काठमांडू में, नेपाल काठमांडू में, ठीक है। अगर हम इसके ऑब्जेक्ट की बात करें कि ये किस उद्देश्य को लेकर बना, जैसे कि हमने देखा कि ठीक है डेफिनेटली पीसफुल कोऑपरेशन को था, बट यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो ये बेसिकली म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन,
म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉपरेशन एंड प्रमोट वेलफेयर। ये इसका मेन ऑब्जेक्ट था जिससे कि जो सार्क संगठन है वह बनाया गया इस एरिया में म्यूचुअल ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए। अच्छा, एरिया ऑफ कॉपरेशन जो है वह क्या हो सकता है? एरिया ऑफ कॉपरेशन की बात करें तो किस तरह का कॉपरेशन जो है इन सभी के बीच में, चाहे हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, है ना, चाहे हम यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, इकोनॉमिक पॉलिटिकल बात करें, इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड ट्रेड पर्पस से बात करें, है ना, पीसफुल को एग्जिस्टेंस से बात करें, पीसफुल एंड म्यूचुअल ट्रस्ट की बात करें, तो ये कुछ ऐसे एरियाज है जो कि सार्क के बीच में सोशल अफेयर हो, इकोनॉमिक ट्रेड हो, है ना, सोशल अफेयर्स भी लिख लो, इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। इसके अलावा चाहे एनर्जी को लेके कॉपरेशन हो, तो बेसिकली ये कुछ ऐसे हैं जो कि एरिया ऑफ कॉपरेशन है, मतलब इन सभी सदस्य देशों के बीच में कॉपरेशन की जो बात है वह इन क्षेत्रों के अंतर्गत की जाती है। एरिया ऑफ कॉपरेशन, एरिया ऑफ कॉपरेशन, ठीक है, क्लियर है? ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। अब इसके अलावा देखो सार्क की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने देखा कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखें तो 3% ऑफ बेसिकली वर्ल्ड एरिया है एंड लगभग 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है और ग्लोबल इकोनॉमी के तौर पर बहुत तेजी से उभरते हुए देश है। अब देखो इम्पोर्टेंट सार्क का इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए क्या है? सार्क का इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए क्या है कि हमारे जो नेबर्स कंट्री हैं उन सभी के साथ अच्छे रिलेशन जो है वह बना रहेगा। इसके अलावा नेबरहुड फर्स्ट, है ना, नेबरहुड फर्स्ट, जो पड़ोसी है उसको प्राथमिकता देने की नीति, नेबरहुड फर्स्ट नीति। इसके अलावा रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर युद्ध बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इस तरह के जो संगठन है वह काफ़ी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि बेसिकली ग्लोबल लीडरशिप के रूप में इंडिया का इमर्ज होना, कि अगर हमारी ये जो नेबर्स कंट्री है इनके साथ अच्छे रिलेशंस है, ग्लोबली भी इंडिया जो है वह दिखाई देता है। चैलेंजेस की बात करेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। चैलेंजेस क्या है कि बेसिकली इनकी जो मीटिंग्स है उसकी बहुत कम फ्रीक्वेंसी और उसके पीछे कारण है पाकिस्तान, उसके पीछे कारण, पाकिस्तान के पीछे भी क्या कारण है? टेररिज्म, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इसके अलावा एक और जो हम चैलेंज के रूप में कहते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जो बांग्लादेश है वह कहता है कि इंडिया जो है ना वह बिग ब्रदर के रूप में अपना दबदबा जो है वह बनाना चाहता है। तो इंडिया को एक तरह से अगर बिग ब्रदर के रूप में देखा जाना, जहां पॉजिटिव है, बांग्लादेश कहता है कि भाई ये तो नेगेटिव भी है, और इस तरीके से ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि एक चैलेंजेस के रूप में हमारे सामने आती है। तो सार्क जो है वह आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और हम इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया के संदर्भ में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सभी नेबर्स के साथ रिलेशंस बनाने में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये था हमारा आज का क्लास, ठीक है, जिसमें कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री ऑफ कन्फ्लिक्ट, एथनिक कन्फ्लिक्ट ऑफ डेमोक्रेसी श्रीलंका, है ना, बांग्लादेश, इसके अलावा पाकिस्तान, है ना, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन मालदीव और कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया को हमने पूरा समझा, और हमने कुछ क्वेश्चंस की भी बात की, तो इसको ठीक तरीके से पढ़िए। हाँ, और इन सभी में जो मेन एक डिमांड होगी इस टॉपिक को कवर करने की, ये होगा कि आपको बेसिकली इसमें करंट अफेयर के साथ चीज़ों को हमेशा कवर करने के पढ़ना है, कि अगर यहाँ पर हमने सार्क संगठन की बात की, ठीक है, या फिर हमने साफ्टा की बात की, जिसकी भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो अभी लेटेस्ट अगर इसमें कोई समझौता होता है, लेटेस्ट कोई मीटिंग या बैठक होती है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।